नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 30 नवंबर को यूजीसी नेट हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो डिक्लेयर हुआ है और उसके लिए हम क्वेश्चंस जो हैं वो लगातार कर रहे हैं। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है जो हिंदी भाषा का उद्भव तथा विकास की जो सीरीज़ है उसमें हम जो है अपभ्रंश, अवहट्ट और प्राकृत, पाली आदि भाषाएं, जो प्राचीन आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, वो सभी कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चंस। तो आज जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो अवधी भाषा पर होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आई थिंक आपको ये सभी क्वेश्चंस कर लेने चाहिए जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, बहुत हेल्प करेंगे आपकी। तो बच्चों दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और इसके अलावा लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा है, अवधि के उदय का स्रोत क्या है। ठीक है, तो देखिए अवधि किस अपभ्रंश से आई है ये मैं आपको पहले भी पिछले वीडियोस में भी करवा चुकी हूँ ये क्वेश्चन। अर्धमागधी, मागधी, शौरसेनी और खस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो अर्धमागधी है। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है वो अवधी भाषा जो है उसका उदय हुआ है। फिर है, लखनऊ मंडल के किस जनपद में अवधी नहीं बोली जाती। तो देखिए लखनऊ मंडल में केवल रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, तो इन चारों में से केवल एक हरदोई एक ऐसा एरिया है जिसमें कि अवधी नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो हरदोई में अवधी नहीं बोली जाती है। फिर है, अवधी का एक अन्य नाम भी है। देखिए बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही, ये अवधी के नाम नहीं है, लेकिन कौसली, चूँकि कौशल देश की भाषा है ये, तो कौसली जो है वो अवधी का एक दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम विचार करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में निम्नलिखित में से किस बोली का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो हमारी जो ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है, किसका लिखा हुआ है ये आपको पता ही होगा, दामोदर पंडित का लिखा हुआ है। ठीक है, तो किस बोली का उल्लेख सबसे ज़्यादा मिलता है, तो इसका आंसर है कौसली। ठीक है, वास्तव में उक्ति व्यक्ति व्याकरण जो है वो कौसली अवधि पर लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ है ये। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, कुवलय माला कहा में कौसली का उल्लेख किस रूप में हुआ है। तो अगर हम कुवलय माला कथा, कुवलय माला कहा किसकी लिखी हुई है, चलिए आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि कुवलय माला कहा किसने लिखी है। कुवलय माला कहा में अगर हम कौसली का उल्लेख देखें तो किस रूप में होता है, देशी भाषा, साहित्यिक भाषा, धार्मिक भाषा या राजभाषा। तो इसका सही आंसर है देशी भाषा। ठीक है, देशी भाषा के रूप में होता है कुवलय माला कहा में, कथा भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन अवधि का रूप मिलता है। ठीक है, हम अगर देखें, ये देखिए हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, महापुराण, प्राकृत पैंगलम, संदेश रासक और सनत कुमार चरिव। तो इसमें किस ग्रंथ में प्राचीन अवधि का रूप मिलता है, तो इसका आंसर प्राकृत पैंगलम है। ठीक है, प्राकृत पैंगलम जो है इसमें प्राचीन अवधि का रूप हमें देखने को मिलता है। फिर है, कौशाम्बी जनपद की बोली। देखिए कौशाम्बी अवध प्रदेश में ही पड़ता है, तो आई थिंक कौशाम्बी जनपद की बोली भोजपुरी, मगही अवधि में से, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अवधि होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली और उन्नाव के मध्य क्षेत्र में व्यवहृत बोली को कहते हैं। देखिए बरेली और उन्नाव का जो क्षेत्र है ये अवध का ही क्षेत्र पड़ता है, लेकिन इस साइड की जो बोली है अवधी ही होती है, लेकिन उस अवधि को नाम दिया गया है कन्नौजी, बनाफरी, खड़ी बोली या बैसवाड़ी। इन चारों में से जो नाम दिया गया है वो है बैसवाड़ी। ठीक है, तो रायबरेली और उन्नाव के मध्य के क्षेत्र की जो बोली है उसे बैसवाड़ी भी बोलते हैं, जो अवधि का ही एक रूप है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवधि के विकास में 1400 से लेकर 1700 तक के समय को कहते हैं। देखिए अवधि का जो समय रहा था 1400 से 1700 तक का, इसको हम मध्यकाल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मध्यकाल। तो अगर आप देखेंगे इसी काल में तुलसी ने रामचरितमानस भी जो है उसकी रचना की थी। ठीक है, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं अवधि में लिखे गए थे, तो ये मध्यकाल कहलाता है। ठीक है, हालांकि अवधि में जो है सूफी काव्य की भी काफ़ी लिखे गए थे, तो मध्यकाल जो है वो 1400 से लेकर 1700 तक ईस्वी का माना जाता है।
फिर है निम्नलिखित में से किस जिले में अवधी नहीं बोली जाती है। तो किस जिले में अवधी नहीं बोली जाती है? मिर्ज़ापुर, जौनपुर, बस्ती और बलिया। तो देखिए बलिया जो क्षेत्र है ये बिहार का क्षेत्र है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अवधी नहीं बोली जाती है, ये अवध का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवधि का शब्द नहीं है। तो देखिए कीन्हेऊ, करेऊ, किहिसे और किया। तो ये जो 3 शब्द हैं, कीन्हेऊ, करेऊ और किहिऊ, किस, इस तरीके के शब्द जो लास्ट में जो ऊ लगता है, ठीक है, तो ये जो उकारांत जो भाव है, एक उकारांत भाषा जो है, इसके अलावा इस तरीके के जो हमारी जो धातु रूप होता है, मतलब जो क्रिया है उसमें सी शब्द का प्रयोग होता है, ये अवधि में ही होता है। तो ये जो सही रूप है किया, तो किया ये अवधि का शब्द नहीं है। कीन्हेऊ, करेऊ, किहसी, ये तीनों ही अवधि के रूप हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द अवधि का है, ठीक है। अब इनमें से एक शब्द अवधि का है, बताइए। अचरज, धीरज, पंकज, नीरज। तो ये देखिए सब तत्सम शब्द हैं ये, ठीक है, लेकिन अचरज जो है ये अवधि का शब्द है वास्तव में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रूप अवधि का नहीं है, ठीक है। अब इनमें से हम देख लेते हैं कि कौन सा रूप अवधि का नहीं है। लरिका, लरिकवा, लरिकौना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अवधि में बोला जाता है लरिका, ठीक है, इसमें जो अड़ा होता है उसको रा कर दिया जाता है, तो लरिका बिल्कुल सही है, ठीक है। लरिकवा भी बिल्कुल सही है। और लरिकौना, निम्नलिखित में से कौन सा रूप अवधि का नहीं है? नहीं छांटना है। तो ये तीनों ही अवधि के रूप हैं, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवधि का है? तो सियार, सियार, ये देखिए ये दे रखे हैं तीनों। तो इन तीनों शब्दों में से देखिए सियार जो है अवधि में सी और आ, मतलब या को जो है आ हो जाता है, ठीक है, अवधि में। तो ये वाला शब्द बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवधि का नहीं है? जैसे, औरत, ऊख। तो ये सभी शब्द जो हैं अवधि के, लेकिन किधर जो है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, तो किधर जो है ये अवधि का रूप, अवधि का शब्द नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली के लिए मौसा के लिए मौसिया बोला जाता है? तो मैथिली, कौरवी, अवधी और बुंदेली। तो देखिए मौसा के लिए मौसिया जो है ये अवधि में ही बोला जाता है, ठीक है। अवधि का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत, सत्यावती कथा, प्रेम चिंगारी, लोर कहा। तो देखिए अवधि का प्रथम ग्रंथ जो है लोर कहा है, जिसको चंदायन भी कहते हैं। और ये किसका लिखा हुआ है? चलिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवधि ग्रंथ अवध विलास किसकी रचना है? ठीक है, देखिए अवध विलास किसके द्वारा लिखा गया था? मैंने आपको जो राम काव्य जितनी भी राम काव्य धारा की जो रचनाएं हैं मैंने ट्रिक से आपको बता रखी हैं सभी। तो अवध विलास जो है वो लालदास की रचना थी, ठीक है, अवध विलास लालदास की रचना थी। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, हिंदू कवियों के प्रेमाख्यानक काव्यों की अवधि है। देखिए जो हिंदू कवि हैं, जो सूफी काव्य इन्होंने लिखे हैं, ठीक है, वो कैसी है? ठेठ है, साहित्यिक है, पश्चिमी परंपरा से संपृक्त है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वास्तव में ये जो सूफी काव्य है ये पश्चिमी परंपरा से संपृक्त माना गया, ठीक है, पश्चिमी परंपरा का प्रभाव जो है इन पर दिखाई देता है। फिर है यहाँ के लिए हिया शब्द का प्रयोग। तो देखिए हिया जो है वास्तव में यहाँ के लिए ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी और अवधी, इन चारों में से अवधि में जो है यहाँ के लिए हिया शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। फिर है वहाँ के लिए हुआ शब्द किस बोली में प्रयुक्त होता है? तो देखिए वहाँ के लिए हुआ शब्द किस बोली में प्रयुक्त होता है? अब ये भी आप देखती है हिया या फिर हुआ, इस तरीके के शब्द जो हैं ये अवधि में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। लोर कहा या चंदायन में विशेष रूप से प्रयुक्त होने वाला। तो देखिए चंदायन या लोर कहा में जो विशेष रूप से छंद प्रयुक्त किया गया है ये वास्तव में दोहा और चौपाई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोहा चौपाई, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद की भाषा है, ठीक है। मुल्ला दाऊद जो कि अवधि के कवि हैं और ये सूफी कवि हैं। तो मुल्ला दाऊद एक ऐसे कवि थे जिन्होंने पश्चिमी परंपरा से संपर्क अवधि नहीं यूज़ की थी, साहित्यिक अवधि भी यूज नहीं की थी और मिश्रित भी नहीं की थी। तो वास्तव में इन्होंने ठेठ अवधि जो है वो प्रयोग की थी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, जायसी के पूर्ववर्ती
जायसी के पूर्ववर्ती 2 प्रसिद्ध सूफी कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए नूर मोहम्मद और उस्मान, शेख निसार और मुल्ला वजही, जॉन कवि और नसीर। तो देखिए जायसी के पूर्ववर्ती मतलब जायसी से पहले वाले जो कवि थे, इन तीनों, अगर मैं 3 ऑप्शन की बात करूं तो इन तीनों में से जॉन कवि और नसीर जो हैं ये जायसी से पहले के कवि थे और बड़े प्रसिद्ध कवि थे, जबकि नूर मोहम्मद, उस्मान, शेख निसार, मुल्ला वजही ये सब बाद के कवि हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार कही गई है? ये तो आपको पता ही होगा कि जायसी सबसे ज़्यादा कीर्ति किसकी वजह से मिली थी जायसी को? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये तीनों ही जायसी के ग्रंथ हैं, जिसमें से पद्मावत की वजह से जो है अक्षय कीर्ति का आधार मानी जाती है पद्मावत, क्योंकि पद्मावत की वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। किसको? जो हमारे जायसी थे। ठीक है, नीचे जो वक्तव्य लिखे गए हैं इनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो देखिए ये वाला हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। कथन है पद्मावत का भाषाई आधार ठेठ अवधि है। ठीक है, पद्मावत का भाषाई आधार ठेठ अवधि है। पद्मावत में बिल्कुल ठेठ अवधि लिखी गई है। ये बात ये सही है गलत है? ठीक है, ये हमें पता लगाना है। कारण क्या है? वास्तव में सूफी कवियों को भाषा का कोई आग्रह नहीं था, भावाव्यक्ति की चिंता मुख्य है। मतलब उन्होंने भाव अभिव्यक्ति दी थी, उन्होंने कोई भाषा को कोई ऐसा कोई आधार नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन एक बात सच है कि पद्मावत का भाषाई आधार ठेठ अवधि ये बिल्कुल सही है। पद्मावत में जायसी ने ठेठ अवधि का प्रयोग किया है और उस समय जो कवि थे उन्होंने भाव अभिव्यक्ति की चिंता को मुख्य माना था। ठीक है, भाषा को लेकर उनका कोई आग्रह नहीं था, लेकिन फिर भी पद्मावत में जो है वो ठेठ अवधि का प्रयोग जायसी ने किया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। तो देखिए हमें ये अनुक्रम जो है वो छांटना है। मृगावती, चंदायन, पद्मावत और मधुमालती। ठीक है, ये 4 जो हैं आपके सामने उल्टे सीधे क्रम में ये कृतियाँ रखी हुई हैं और आपको क्या करना है? आपको क्रम जो है वो छांटना है कि कौन सा सही क्रम है। ठीक है, तो देखिए अगर देखा जाए ए और बी दोनों में से कोई भी क्रम सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहली इनमें चंदायन है। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे और ऑप्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सबसे पहले चंदायन होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगी? चंदायन आएगी, जिसका जो प्रकाशन मतलब जो रचना काल है वो 1380 है। ठीक है, 1380 ईस्वी चंदायन का है। मृगावती जो है ये 1503 है। ठीक है, इसका जो रचना काल है वो 1503 है, जबकि मधुमालती का 1545 है। ठीक है, इसका 1545 है और पद्मावत का जो है ये 1597 है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन जो है इनमें डी ऑप्शन सही है। और इसकी अगर आप इनको क्रम में लगाने के लिए आपको ट्रिक चाहिए तो मैंने आपको मेरी प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप ट्रिक्स देख सकते हैं कि कैसे आप क्रम में लगाएंगे। जो मेन जो रचनाकाल जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने उनकी ट्रिक्स आपको बता रखी हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। अब देखिए फिर से अनुक्रम वाला क्वेश्चन आ गया। इंद्रावती, हंस जवाहिर, चित्रावली, पद्मावत। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो यही सही होगा। ठीक है, देखिए ऑलरेडी यहाँ पर निशान लगे हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पद्मावत का जो टाइम है, ठीक है, अभी मैंने बताया था पद्मावत का टाइम है 1597। ठीक है, ईस्वी। उसके बाद चित्रावली का 1613 है। ठीक है, चित्रावली 1613 है और उसके बाद हंस जवाहिर का 1736 है। देखिए बहुत आगे पहुंच गए हम। और इंद्रावती का जो है वो है 1744। ठीक है, तो सबसे लास्ट में इंद्रावती लिखी गई है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सूफी काव्य पद्धति का जो अंतिम ग्रंथ है वास्तव में इनमें से कौन सा है? अगर देखा जाए चित्रावली, यूसुफ जुलेखा, हंसावली, आखिरी कलाम। तो यूसुफ जुलेखा जो है ये वास्तव में सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किस काव्य ग्रंथ की भाषा विशुद्ध अवधि है?
तो मैंने अभी बताया था ठेठ अवधि जो है वो पद्मावत में ही प्रयोग की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने वाला है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया है। फिर निम्नलिखित अवधि शब्दों में से कौन सा शब्द भविष्यत काल का है? तो देखिए भविष्य काल में देह से सूजति लिखि से, ये भविष्य काल के नहीं है, क्योंकि भविष्य काल में अवधि भाषा में भविष्य काल के लिए ब शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, चलब, तो बा शब्द का प्रयोग ये किसके लिए होता है? ये भविष्य काल के लिए होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? ठीक है, अब हमें सर्वनाम नहीं है तो ये छांटना है। तो देखिए कोऊ ये सर्वनाम है, कोई को कोऊ कर लिया गया है, हमारा को हमार कर लिया गया है, आप को आप कर दिया गया है, तो ये तीनों ही सर्वनाम है। भय जो है, भय वास्तव में ये एक क्रिया है, तो भय जो है ये वास्तव में सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अवधि का उदय किससे हुआ? ठीक है, अवधि का जो उदय हुआ वो किससे हुआ? पश्चिमी अवहट से हुआ, मध्य देशीय अवहट से हुआ, पूर्वी अवहट से तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य देशीय अवहट। ठीक है, अवधि का उदय जो है वो मध्य देशीय अवहट से हुआ था। विश्व साहित्य में रोमांस काव्य की धारा किसे कहा जाता है? तो रोमांस काव्य की धारा आप सभी को पता है, श्रृंगार रस प्रधान कृतियों को, रीतिकालीन काव्य परंपरा को, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा को। तो इसमें से सही आंसर सी है, क्योंकि जो भी सूफी काव्य लिखे गए हैं प्रेमाख्यानक वो वास्तव में रोमांस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं और इन्हें विश्व साहित्य में रोमांस काव्य की धारा कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है उसकी तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है हमें सही अनुक्रम लगाना है, ज्ञानदीप, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती और हंस जवाहिर। तो इसका डी ऑप्शन सही है। देखिए ज्ञानदीप जो है वो 1619 में लिखी गई है, हंस जवाहिर 1736 की है। ठीक है, उसके बाद इंद्रावती 1744 की है और अनुराग बांसुरी जो है वो 1764 की है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, रामकाव्य परंपरा की सर्वप्रमुख भाषा है। देखिए रामकाव्य जो है वो ज़्यादातर अवधि में ही लिखा गया है। ठीक है, सबसे प्रमुख जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है वो रामचरितमानस मानी जाती है, आपको पता है, वो भी अवधि की लिखी हुई है। तो रामकाव्य परंपरा की सर्वप्रमुख भाषा जो है वो क्या मानी जाती है? वो मानी जाती है अवधि। ठीक है, तो इसका आंसर अवधि होगा। अवधि बोली को गांव की भाषा किसने कहा? तो अवधि बोली को गांव की भाषा मुल्ला दाऊद, तुलसीदास, हृदयराम, जौन कवि। तो अवधि बोली को गांव की भाषा तुलसीदास ने कहा था। ठीक है, देखिए तुलसीदास जो थे उन्होंने लिखा हुआ है रामचरितमानस में, गिरा ग्राम में सिय राम जस गावै सुनहि सुजान। ठीक है, ये एक दोहा जो है तुलसीदास ने लिखा है, गिरा ग्राम में सिय राम जस गावै सुनहि सुजान। यानी रामचरितमानस की जो भाषा है उसे गिरा ग्राम में माना है। गिरा मतलब वाणी और ग्राम का मतलब गांव की, तो गांव की वाणी कहा है किसने? तुलसीदास ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, गोस्वामी तुलसीदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधि में है? ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली ये तीनों ही ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, ये तीनों रचनाएं ब्रजभाषा की हैं, लेकिन बरवै रामायण जो लिखी है ये वास्तव में अवधि में लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति अवधि में नहीं है? ठीक है, रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला नहचू और कृष्ण गीतावली। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है, रामचरितमानस, जानकी मंगल और रामलला नहचू ये तीनों रचनाएं जो हैं ये किसकी लिखी हुई हैं? ये वास्तव में अवधि की हैं, लेकिन कृष्ण गीतावली जो है ये ब्रजभाषा में लिखी हुई है। देखिए कृष्ण गीतावली ये आप याद रख लीजिए, कृष्ण गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली ये चारों रचनाएं ब्रजभाषा की हैं, जबकि बरवै रामायण, रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला नहचू ये जो है वास्तव में किसकी हैं? अवधि भाषा की हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो है हमारा चलते हैं, सही अनुक्रम हमें छांटना है। रामचरितमानस, रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्न। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं जा कर के, मैंने ये सभी करवा रखे हैं आपको। तो देखिए इसमें रामचरितमानस, रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्न में से इसका सही क्रम ए ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस जो है ये संवत 1631 की है, ये संवत 1643 की है, ये संवत वैराग्य संदीपनी 1600 यानी 1669 की है। ठीक है,
और यानी 1669 की है, और रामाज्ञा प्रश्न ये भी 1669 की है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से अनुक्रम छांटने वाला क्वेश्चन है, सही अनुक्रम हमें छांटना है। ये क्वेश्चंस आप ज़रूर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, अगर हम सही अनुक्रम छांटें, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चंस की आपको अलग से ट्रिक्स दे दूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं ट्रिक्स आपको ज़रूर दूंगी कि आप इन प्रकाशन कालों को कैसे या फिर इन रचनाओं को अनुक्रम में कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी मैं यहाँ पर आपको जो है सन के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है कवितावली, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली। तो इसमें जो है देखिए, जो गीतावली है ये 1669 की है, और विनय पत्रिका जो है ये 1642 की है। ठीक है, और इसके अलावा पार्वती मंगल जो है ये 1643 की है, 1 साल बाद लिखी गई विनय पत्रिका के बाद। और कवितावली जो है ये 1669 की है। ठीक है, कवितावली 1669 की है, और गीतावली, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत भूल गई, गीतावली जो है हमारी ये है 1628 की। ठीक है, तो गीतावली 1628 की, ये 1669 की है। तो इसका मतलब ये चारों ऑप्शन में देखा जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। सही अनुक्रम फिर से छांटना है हमें, रामायण कथा, अंगद पैज, भक्तमाल, बर्बर रामायण। तो अगर इन सब में देखा जाए तो जो सही ऑप्शन हमें लग रहा है वो है हमारा, देखिए मैं आपको बताती हूँ, रामायण कथा जो है वो 1499 संवत की है, अंगद पैज 1501 की है, भक्तमाल जो है ये 1642 की है, और बर्बर रामायण 1669 की है। तो अगर इस क्रम में हम देखें तो जो सही क्रम बैठ रहा है हमारा वो है हमारा, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न जो है, चलती है, देखिए सही अनुक्रम फिर से छांटना है हमें, और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है कवित्र रत्नाकर, अवध विलास, हनुमान नाटक और रामचंद्रिका, इनको हमें सही अनुक्रम में लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आएगी रामचंद्रिका। ठीक है, रामचंद्रिका 1658 की है, तो ये सबसे पहले आएगी। फिर आएगा हनुमान नाटक, क्योंकि 1680 की है। ठीक है, हनुमान नाटक। फिर आएगी अवध विलास जो कि 1700 की है, ये इसके जस्ट बाद आएगी। कवित्र रत्नाकर जो है 1706 की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, आध्यात्म रामायण निम्नलिखित में से किसकी रचना है? नाभादास की, ईश्वरदास की, माधवदास की या तुलसीदास की? तो इसका सही आंसर है माधवदास। ठीक है, इसकी ट्रिक्स भी आप मेरे वीडियोज़ में देख सकते हैं। जो आपका जो भक्ति काल की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के आप इन सभी रचनाओं की ट्रिक्स देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। फिर है, अवधि में निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि नहीं है? तो देखिए अवधि में जो अड़ा है ना, जो ये अना होता है इसका ना हो जाता है। ठीक है, ये वाली ध्वनि अवधि में होती ही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो गया ये। ठीक है, अवधि में संवाद शैली का सफल ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए संवाद शैली में हनुमान भावुक बिल्कुल नहीं लिखी गई है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हनुमान भावुक तुलसीदास की सबसे लास्ट रचना है। ठीक है, राम रासो, भक्तमाल। तो हनुमान नाटक जो है ये संवाद शैली का सफल ग्रंथ माना जाता है। किसका लिखा हुआ, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, हनुमान नाटक। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो है उस पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आलखंड जगनिक की भाषा है। तो देखिए आलखंड जो लिखा गया है जगनिक के द्वारा, परमाल रासो, ये भी अवधि में ही लिखा गया है, सूफी काव्य। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नीचे दो वक्तव्य लिखे हैं, फिर से वही चीज़ है, इस तरीके के क्वेश्चन नेट में आते हैं। पहला कथन है और दूसरा कारण है। तो देखिए कथन ए हमारा क्या है, इसको हम ठीक से एक बार पढ़ते हैं। कथन ए हमें क्या दे रखा है? कथन ए में हमको दिया हुआ है कि रामकाव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिग्रहण किया है। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कि जो है जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो तो वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। तो इसका जो सही आंसर है मैं देखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसका सही आंसर बी है। ठीक है, बी आंसर क्यों ठीक है मैं ये भी बता देती हूँ आपको। तो जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है, देखिए पहला कथन था हमारा कि रामकाव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक है। देखिए रामकाव्य का विषय जो है धार्मिक भी है और भक्ति प्रधान भी है, तो संस्कृत शब्दावली को ग्रहण किया गया, बिल्कुल सही चीज़ है ये। ठीक है, अब सही बात कही गई है। और कारण क्या बताया गया है?
क्योंकि काव्य सौष्ठव जहाँ पे धर्म और दर्शन के प्रसंग में दिखाना होता है, वहाँ तत्सम शब्दों की जब प्रधानता होती है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन अपने आप में सही है। तो इसका आंसर ये होगा, ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या जो है वो क्या है, आर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया सही। उसके बाद आगे चलते हैं। रहीम की काव्य भाषा है, ठीक है, रहीम की जो काव्य भाषा है वो क्या है। रहीम ने जो अपना काव्य लिखा था वो वास्तव में ब्रजभाषा, राजस्थानी, कौरवी और अवधी, तो रहीम ने लिखा था अवधी भाषा में। ठीक है, अवधी काव्य कृष्णायन किसकी रचना है, कृष्णायन किसके द्वारा लिखा गया है, तो अवधी काव्य कृष्णायन चंद्रभूषण त्रिवेदी या फिर बलभद्र प्रसाद फणीस या फिर दयाशंकर दीक्षित, द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या है, द्वारिका प्रसाद मिश्र। ठीक है, द्वारिका प्रसाद मिश्र ने लिखी थी कृष्णायन। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं आज जो कि अवधी भाषा के हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको ब्रजभाषा का दूंगी और ब्रजभाषा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। इसके अलावा आपकी 2000 क्वेश्चंस की सीरीज चल ही रही है, तो उसका वीडियो भी आपको नेक्स्ट वीडियो इसके बाद वही मिलेगा। तो आप ये क्वेश्चंस करते चलिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और आपको क्या समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी क्लियर आप कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।